Namaskar, welcome back to SSC Era. In History Chapter 1, I have explained till now about the vision of Suro, the French Revolution and the rise of middle classes, the emergence of middle classes with liberal views, with the idea of liberalism. So in this video, you will see how these liberal ideas and liberal ideology is associated with the idea of nationalism. For the middle classes, for the new middle classes, the liberalism stood for freedom of all and equality before law for every citizen. मिडिल क्लासेस मानती थी और ये चाहती थी कि हर सिटीजन, हर नागरिक बराबर हो और सबके साथ बिना किसी भेदभाव के सबको बराबर अधिकार मिले. As you know, the Latin word liberal means free. लिबर का मतलब फ्री बताया गया है लैटिन में, तो वहीं से लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ है एंड इट स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ ऑल. तो मिडिल क्लासेस का जो ये आइडिया था कि सबको बराबरी मिले, उन्होंने इसको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों स्फीयर्स में एक्सप्लेन किया है. इन पॉलिटिकल स्फीयर, लिबरलिज्म स्टूड फॉर गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड एंड ऑफ प्रिविलेजेस. गवर्नमेंट बाय कंसेंट means it should be the right of the citizen to choose their representatives who will then govern the country. The citizens should have the right, अपना अधिकार, मताधिकार हम जिसे बोलते हैं, suffrage. So these liberals politically wanted that these rights to choose the representatives must be granted to the citizens. But एक बात हमें यहाँ ध्यान रखनी होगी that suffrage was granted, but it was limited. It was not universal suffrage like present day. In those periods, the right to vote was granted only to the property holders, and that too male. फीमेल को तो कोई वोटिंग राइट बहुत सालों तक नहीं मिला था. उन्हें लगातार स्ट्रगल्स करने पड़े, तब जाकर उनको वोटिंग का अधिकार मिला. लेकिन जो मेल मेंबर्स थे उनमें भी सबको नहीं मिला था. वो सिर्फ, आपको याद होगा जेकोबिन्स के टाइम पे आपने पढ़ा था कि जो जेकोबिन्स का रूल आया था उस समय पर उन्होंने सारे मेल मेंबर्स को वोटिंग राइट दे दिया था इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. बट अगेन with the establishment of Napoleon rule, it was reversed और non-propertied person से वोटिंग राइट छीन लिए गए थे और फीमेल को तो उसने बिल्कुल माइनर का ही दर्जा दे दिया था. नेपोलियन ने दैट दे शुड बी केप्ट अंडर द विजन ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स. तो उनकी कोई आजादी नहीं थी. तो ये सफरेज राइट जो था वो लिमिटेड था, सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग male members of the society, those were called active citizens also, could vote. So this was demanded by the liberal classes. And the second sphere, अभी आपको हमने बताया political sphere में liberalism का मतलब, और वो इसको abolition of privileges also they wanted, कि जो autocratic rule है उसको खत्म करना है, जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिल रहे हैं उसको भी खत्म करना है और जनता ही अपने सरकार चुने और कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करे. तो ये पॉलिटिकल स्फीयर के बाद अब हम आते हैं इकोनॉमिक स्फीयर में, जहां लिबरलिज्म को डिफाइन किया गया है विद इन द इकोनॉमिक स्फीयर, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस on the movement of goods and capital. So freedom of market means government should not interfere in market activities whosoever. इसमें हम एक कैपिटलिज्म को भी इससे बढ़ावा मिलता है कि जिनके पास भी पैसा है they could invest it in the market, they can settle their industries.
तो इस तरह से कैपिटलिस्ट जो है तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज, प्राइवेट ओनरशिप को ये एम्फसाइज करता है आइडिया। तो लिबरलिस्ट चाहते थे कि गवर्नमेंट किसी भी तरह का इंटरफेयर मार्केट में ना करे। एंड सेकेंडली जो स्टेट रेस्ट्रिक्शंस थे, जो गवर्नमेंट स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो जैसे टैरिफ्स और जो बैरियर्स होते हैं, टैरिफ बैरियर्स या ड्यूटीज होती हैं कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना है। लिबरल्स वांटेड दैट दे शुड आल्सो बी रिमूव्ड, क्योंकि उस समय क्या होता था, नेपोलियन के टाइम पे आपने देखा था कुछ यूनिफॉर्मिटी आई थी, बट फिर भी फॉर एग्जाम्पल जैसे हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक जा रहे हैं तो वहां 500-600 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर ही 11 टाइम्स टैक्स पे करना पड़ता था। 11 चेक पोस्ट पड़ जाती थी और हर चेक पोस्ट का मेजरमेंट अलग था, हर जगह अलग हिसाब से मेजर होता था, कपड़ा या जो भी चीज आप लेके जा रहे हैं, अलग करेंसी होती थी। तो इट क्रिएटेड लॉट ऑफ ट्रबल फॉर द ट्रेडर्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी ये डिफिकल्ट था। सो दे वांटेड, लिबरल्स वांटेड कि इस तरह के जो ये मल्टीपल ट्रेड बैरियर्स हैं और मल्टीपल जो ये कैलकुलेशंस हैं ये सब रिमूव हो जाएं। और इन्हीं सबको रिजॉल्व करने के लिए इन 1834 अ कस्टम यूनियन वाज फॉर्म्ड। 1834 में कस्टम यूनियन बनाई गई जिसे ज़ोल्वेरिन कहा जाता है। तो ये ज़ोल्वेरिन जो थी कस्टम यूनियन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस so that unhindered supply of goods can be carried out। तो लिबरलिज्म को जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, पॉलिटिकली हम कह रहे हैं कि लोगों के पास अधिकार हो जनता को चुनने का, बाय बर्थ जो लोग फ्रीडम्स को एंजॉय कर रहे हैं, प्रिविलेजेस ले रहे हैं, वो सब खत्म हो, अबॉलिश हो। इकोनॉमिक टर्म्स में जब हम लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब है कि फ्रीडम ऑफ मार्केट हो और जो ट्रेड बैरियर्स वगैरह स्टेट इम्पोज है वो या तो रिलैक्स हो, थोड़ा कम किया जाए या पूरी तरह खत्म किया जाए, सो दैट ट्रेडर्स कैन मूव इजिली एंड दे कैन डेवलप द इकोनॉमी। तो यहाँ हमने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर्स में ये जो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस थे, छोटी छोटी दूरी पर जो अंतर आते थे, उनको खत्म करके कैसे इन लिबरल्स ने अपने आप में एक यूनिटी एस्टैब्लिश की और नेशनलिज्म के लिए रास्ता खोला। तो ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नेशनलिज्म को हमने यहाँ पर समझा विद द व्यूज ऑफ लिबरलिज्म। लिबरल्स के क्या आइडियाज थे। तो आज आपने ये जो देखा कि लिबरल्स ने कैसे अपने आप में बदलाव करने शुरू किए सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लगेगा कि हाउ these liberals were crushed and new conservatism was established in Europe in 1850. See you soon. Thank you.